नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में ही ये बैठक रखी जाएगी। शराब पर दरअसल कोविड टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है, ये संभावना बनी हुई है। इसके अलावा राजस्व बढ़ाने के कुछ प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है। बदले हुए हालात में खर्चे कम करने पर भी मंथन हो सकता है। कहां क्या कुछ कटौती की जा सकती है, इस पर आज मंथन होगा। प्रवासियों के लौटने के हालात पर भी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में ये तमाम अहम मसले जिन पर आज त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में विचार विमर्श होगा, मंथन होगा और उसके बाद फिर फैसला लिया जा सकता है। इन प्रस्तावों पर मुहर लगाकर इन्हें आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में ही ये बैठक रहेगी। शराब पर कोविड टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर फैसला संभव है। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने लगाया, जिस तरह से यूपी सरकार ने लगाया और अब उत्तराखंड सरकार भी कुछ इसी तर्ज पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बदले हुए हालातों में अब खर्चा कैसे कम किया जा सकता है, कहां कम किया जा सकता है, कितना कम किया जा सकता है, इसके मद्देनजर भी प्रस्ताव पर आज चर्चा संभव है। क्योंकि अब बजट को बचाकर रखना होगा। आगे के हालातों के मद्देनजर, अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है उसके मद्देनजर, प्रदेशवासियों को मदद की दरकार है उसके मद्देनजर, जहां भी जितना भी हो सके, जितना संभव हो खर्चा कम किया जा सके, उस पर भी आज मंथन हो सकता है। तो आज शाम 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी कैबिनेट की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक, जिसमें फैसला लिया जाएगा तमाम अहम मसलों पर, तमाम अहम प्रस्तावों पर। ये प्रस्ताव अलग अलग मुद्दों से जुड़े हुए हैं। प्रवासी जो बाहर से, दूसरे राज्यों से यहाँ उत्तराखंड वापस लाए जा रहे हैं, उनके हालातों पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्यों से जो अन्य राज्यों में लोग जा रहे हैं, व्यवस्थाएं जिनके लिए की जा रही है, उसके मद्देनजर भी प्रस्ताव पर चर्चा संभव। जी हाँ, प्रवासियों के लौटने के हालात पर भी कुछ प्रस्ताव पर चर्चा की बात कही गई है। तो इस तरह से आज की ये बैठक जो शाम 5 बजे होगी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि तेज़ी के साथ जो हालात बदल रहे हैं, उन हालातों के मुताबिक अब आगे की रणनीति पर अमल करना होगा। शराब पर कोविड टैक्स लगाने के फैसले पर भी चर्चा संभव है। राजस्व किस तरह से बढ़ाया जाए, क्या कुछ उपाय नजर आ रहे हैं, कहां कहां कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है, इस पर भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिस पर चर्चा की संभावना है। प्रवासियों के लौटने के बाद जो हालात इस समय उत्तराखंड राज्य में हैं, उस पर भी प्रस्ताव के मद्देनजर चर्चा की आज पूरी संभावना। आज शाम 5 बजे का समय रखा गया है इस कैबिनेट बैठक के लिए। मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में ही ये बैठक आयोजित की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, शराब पर कोविड टैक्स लगाने को लेकर आज फैसले की संभावना। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें, यूपी सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग माना जाता है जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स आबकारी विभाग ही माना जाता है। ऐसे में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना टैक्स लगाया है एमआरपी पर, यूपी में भी कोरोना टैक्स लगाया गया। ऐसे में अब यहाँ उत्तराखंड में क्या कुछ होगा, इसके मद्देनजर इंतजार करना होगा आज शाम होने वाली इस बैठक का। फहीम तना हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। फहीम, तमाम तरह की संभावनाएं हैं, तमाम बड़े बड़े फैसले आज सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं, मंथन किया जा सकता है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण क्या लग रहा है? शराब पर कोरोना टैक्स को लेकर अंदर खाने से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होगा ये राजस्व बढ़ाने के पीछे अगर ये फैसला लिया जाता है तो। देखिए, ये 2 दिन पहले ही इस पर कवायद हो गई थी, लेकिन इसकी दर को लेकर के थोड़ा सा अभी निश्चित नहीं था। इसलिए इस मामले को कैबिनेट में ही पूरी तरीके से साफ करने का प्रस्ताव है और आज इस पर फैसला लिया जा सकता है कि आखिरकार इसमें दर कितनी होगी टैक्स बढ़ाने की, शराब पर इल्जाम बढ़ाने को लेकर के। और ये सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसमें एक तरफ जहाँ राजस्व जुड़ा हुआ है, राजस्व बढ़ाने की बात है, उसके साथ साथ दूसरा ये कि शराब को उन लोगों के लिए हतोत्साहित करने की बात भी है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन शराब के आदी हैं, तो उनको हतोत्साहित करने के लिए भी इसमें एक उद्देश्य जो राजस्व बढ़ाने की बात तो साथ साथ है ही।
इसमें ये चीज भी देखने वाली बात होगी कि दाम बढ़ाने के बाद में कहीं अवैध शराब को लेकर के किसी तरीके की बढ़ोतरी की शिकायत न है, ताकि अवैध शराब का प्रचलन इसको लेकर के भी सरकार को मॉनिटरिंग बहुत सख्ती के साथ करनी होगी। जी शिल्पा। बिल्कुल। इसके अलावा प्रवासियों के हालात पर भी आज चर्चा की संभावना है। वहां पर हकीकत क्या नजर आती है, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ये सरकार की प्लानिंग में शामिल है कि तादाद है जो प्रवासी लौटना है, जिनको अभी 10,000 के करीब लौटे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रक्रिया में है इनका लौटना, और एकदम से नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो तादाद बड़ी है, फिर दूसरा जिन राज्यों से आने हैं उन राज्यों से कोऑर्डिनेशन, वहाँ उन राज्यों में कोरोना को लेकर के लॉकडाउन की स्थिति, छूट की स्थिति, तमाम चीजें कर रही हैं और इसीलिए कोऑर्डिनेट उसी तरीके से किया जा रहा है। और चूंकि ट्रेन से भी आने हैं, लिहाजा रेल मंत्रालय भी उसमें कोऑर्डिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो अभी समय जरूर लगेगा, लेकिन जितने आ रहे हैं उसको लेकर के सरकार की प्लानिंग है। और चूंकि रोजगार से जोड़ना है, रोजगार मुहैया कराना है, क्योंकि और जो पारंपरिक रोजगार के साधन है वो प्रभावित है। मुख्य तौर पर सर्विस सेक्टर की बात कही जा रही है, जो पर्यटन से उद्योग से जुड़ा हुआ तौर पर है, बहुत तादाद है शिल्पा, जिससे छोटे छोटे स्तर पर अलग अलग पॉकेट्स में रोजगार जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग लौट रहे हैं और उनके रोजगार खत्म हो चुके हैं, उनके वापस अपने उन शहरों में, बल्कि बड़े शहरों में जाने की संभावनाएं कम है, तो उनको रोजगार कैसे दिया जाए, पर उपलब्ध कराया जा सके, क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं, इस पर चर्चा की संभावना। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। उधर त्रिवेंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की बात करते हैं। प्रदेश के लोगों को ट्रेन से लाने का खर्च अब सरकार ही वहन करेगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। अब तक तकरीबन 1,65,000 लोग आवेदन कर चुके हैं। मुंबई, गुजरात सहित तमाम राज्यों से ट्रेनों के द्वारा इन लोगों को लाया जाएगा। कोरोना के डबलिंग रेट्स में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में 2 दिन से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। इस तरह से कहीं ना कहीं राहत भरी खबर। 401 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई, 647 की और नियुक्ति होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। मनरेगा के 7,910 कार्य शुरू किए गए। 93,000 से अधिक श्रमिकों को काम मिला। ये तमाम आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए गए। ये पूरी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा लगातार बने हुए हैं। फहीम, ये सारे आंकड़े पेश किए गए हैं, सारी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है कि कहाँ कितनी और किस स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में सरकार ये बड़े बड़े फैसले ले रही है, ये फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन ये फैसले नीचे धरातल तक किस स्तर तक फिलहाल पहुंचते हुए नजर आ रही हैं? नीचे व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं? धरातल पर उतर रहे हैं फैसले। जैसे बता रहे थे कि सरकार ने ये जितना भी प्लानिंग की है लोगों को लाने के लिए, जो फंसे हुए लोग हैं या वो भी लोग हैं जो सरकार ने तय किया है कि जो लोग प्रदेश से बाहर वो रह रहे हैं, सामान्य उनका निवास है या तो अपना मकान है या फिर किराए पर है, लेकिन फिर भी वो ऐसे हालात में सोचते हैं कि उनको उत्तराखंड अपने पैतृक गांव वापस आना है कुछ समय के लिए या फिर आगे के लिए भी, तो उनको भी सरकार ने आने के लिए असहमति दी है, यानी वो लोग भी आ सकते हैं। तो तमाम लोग आवेदन करा रहे हैं। 1,65,000 की बड़ी संख्या है, कुछ और भी इसमें बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने जो तैयारी की है, बसों से लाना उनका शुरू कर दिया है। ट्रेन को लेकर के प्लानिंग हो रही है, सूची बन रही है, और जिन जिन राज्यों से इन लोगों को आना है, उत्तराखंड के प्रवासियों को, उन राज्यों को से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो अब मुख्य तौर पर जो दूरस्थ प्रदेशों से आने हैं उनके लिए ट्रेन की जो व्यवस्था होनी है, तो अभी रेल मंत्रालय पर नजर टिकी हुई है। हालांकि रेल मंत्रालय इसको लेकर कवायद कर रहा है ट्रेनों को लेकर के, और रेल मंत्रालय ने जैसा है कि अलग अलग स्टेशन के लिए अपने नोडल अफसर भी तय कर दिए हैं। तो लाया तो जाएगा, लेकिन इन लोगों को फिर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर भी यहाँ पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे में इसके मद्देनजर क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं भी कोई भी नियम का उल्लंघन ना होने पाए? क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है फहीम, तो समझा जा सकता है इतनी बड़ी तादाद में जब लोग यहाँ पर आएंगे, अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को संक्रमण हुआ तो बहुत सारे अन्य लोग भी इस संक्रमण की खतरे की जद में आ सकते हैं। बिल्कुल शिल्पा, देखिए सरकार ने इन सारी पहलुओं को ध्यान में रखा है, और जैसा कि मुख्य सचिव ने भी इस बात को कहा है कि लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक स्तर पर या एक व्यक्ति के या एक ही लाइन से, एक चेन से काम होने वाला काम नहीं है। इसके लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत पड़ रही है, प्लानिंग की जरूरत पड़ रही है, और एक ही सरकार के, एक ही राज्य के कई विभाग इन्वॉल्व हैं, तो दूसरे राज्यों के भी इन्वॉल्व हैं। और एक और इसमें जो तैयारी है, प्लानिंग है, वो जो आपने सवाल उठाया है संक्रमण को लेकर के, वही एक मुख्य तौर पर खतरा है, और उसी के लिए सारी तैयारियां हैं। तो राज्य सरकार ने अपनी
हर मुमकिन कोशिश और भारत सरकार के मार्गदर्शन जो प्रोटोकॉल है उसके तहत तो लगातार गाइडलाइंस आ रही हैं, वो WHO की गाइडलाइंस उन सबको फॉलो करते हुए प्लानिंग की जा रही है। यानी जब लोगों को वहां से लाया जा रहा है, वो चेकअप के बाद वहां पर बसों में बैठ रहे हैं, जहां पर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, और बसेज भी सारी जो है वो सैनिटाइज की जा रही हैं समय समय पर। और यहाँ पर जो लॉजिंग सेंटर है और जो ड्रॉपिंग सेंटर है देहरादून और दूसरे हल्द्वानी की तरफ, वो वहां पर भी उनको सारा चेकअप किया जा रहा है। फिर उनको दूसरी जगहों पर, यानी जैसे देहरादून में मान लीजिए एक ड्रॉपिंग सेंटर है, तो देहरादून से फिर वो दूसरे राज्य के जो दूसरे जिले हैं उत्तराखंड के, वहां पर जाना है, तो वहां राज्य के अंदर जो बसें चल रही हैं उनको भी सैनिटाइज, उनको भी सारी व्यवस्था की जा रही है। और बसों में जैसे 52 सीटर बस है, तो उसमें 25 ही यात्री यानी 25 ही लोग सवार होंगे। 50% का रेशियो रखा जा रहा, ताकि एक से 1.5 मीटर 2 मीटर का एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठे, तो वो 1-1.5 मीटर का जो डिस्टेंस का फासला है वो बना रहे। तो तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि संक्रमण का खतरा किसी को अगर है भी, यानी कोई संदिग्ध, तो उससे दूसरे को ना हो। और फिर उनको क्वारंटीन किया जा रहा है 14 दिन के लिए, उनको होम क्वारंटीन। तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे संक्रमण की संभावना ना हो। हालांकि खतरे बने हुए हैं, लेकिन उसकी फैलने की संभावना ना हो, और वो पकड़ में आ जाए अगर किसी को कोई संदिग्ध है, किसी को कोई संक्रमित व्यक्ति। बहुत शुक्रिया आपका फहीम तन्हा इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। इन रेलों से यात्रा करेंगे। उत्तराखंड राज्य ने प्रारंभ से ही यह फैसला किया है कि सभी का व्ययभार पूर्ण रूप से उत्तराखंड शासन ही वहन करेगी। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और सुचारू रूप से ये व्यवस्था चले, ये ऐसा अनुरोध किया गया। इसी प्रकार से रेलगाड़ियों के माध्यम से हम बहुत शीघ्र, केरला से भी बताया गया है कि वहाँ के 2 शहरों में कुल मिलाकर 1000 के आसपास लोग बताए गए हैं, तो उनसे भी हम अनुरोध शीघ्र ही करने वाले हैं कि जो इस तरह के दूरस्थ इलाकों में लोग हैं उनको हम रेलगाड़ी से ले आएँ। भारत सरकार के द्वारा जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग हैं और जो इस तरह से फंसे हुए हैं, उनके संबंध में उन्होंने एक नीति तैयार कर ली है, एक SOP भी तैयार कर लिया है। राज्यों से भी अपेक्षा की गई है कि हम भी अपनी नीति बना लें। हमारे तरफ से भी SOP तैयार हो गया है। व्यक्ति आएंगे, कहाँ पर वो क्वारंटीन में रखे जाएंगे 14 दिन, और 14 दिन उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप होगा, और करने के बाद फिर वो अपने होम क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन अपने घर में रह सकते हैं, अंडर निगरानी ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे। उनका हेल्थ स्टेटस की जांच समय समय पर होती रहेगी। विदेश मंत्रालय में मेरी वार्ता हुई है, हमारे लिए भी एक नोडल अधिकारी वहाँ पे नियत किए गए हैं, और उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि जैसे ही उन्हें ऐसी सूचना प्राप्त होगी कि हमारा कोई उत्तराखंड का व्यक्ति किसी भी हमारे दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उत्तराखंड आने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उसकी सूचना हमें वो उपलब्ध करा देंगे, और फिर हम उनके लिए इसी प्रकार से व्यवस्था करेंगे। निवासी इस बीच खबर देहरादून से, कांस्टेबल संजय गुर्जर की सड़क हादसे में मौत का मामला। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतक के परिवार को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम राहत कोष से 10 लाख की घोषणा भी की है। यह आर्थिक तौर पर मदद देने की पेशकश मुख्यमंत्री की तरफ से। कांस्टेबल संजय PPE किट लाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनकी जान चली गई थी। ऐसे में कांस्टेबल के परिजनों को आर्थिक तौर पर मदद देने के लिए 10 लाख रुपए की सीएम राहत कोष से पेशकश की गई मुख्यमंत्री की तरफ से। खबर देहरादून से, राज्य के हालात पर अध्ययन। मंत्रिमंडलीय कमेटी ने इसके मद्देनजर काम भी शुरू कर दिया है। अध्ययन अब शुरू किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति को लेकर डेटा संकलित करना शुरू किया जा चुका है। मंत्रिमंडलीय सब कमेटी में मंत्री रेखा आर्या, मंत्री धन सिंह रावत शामिल है। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है कि राज्य में बेरोजगारों के क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नजर आती है। सर्विस सेक्टर के प्रभावित होने के बाद अब कृषि और बागबानी पर भी नजर है। उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए कृषि और बागबानी में रोजगार की संभावना हम तलाश रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय के प्रभावित होने से भी सर्विस सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है। और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष और कैबिनेट में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा ने की खास बातचीत। देखिए।
कोरोना संकट के और लॉकडाउन के बाद में राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर के सरकार लगातार मंथन कर रही है। एक मंत्रिमंडलीय समिति भी बनाई सुबोध उनियाल मंत्री कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें मंत्री रेखा आर्य और धन सिंह रावत सदस्य भी हैं। क्या कुछ ये कमेटी अध्ययन अभी इसका कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ पहलुओं को ध्यान में रख रही है कमेटी? हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री सुबोध उनियाल जी, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। उनियाल साहब, किस स्तर पर पहुंचा अब ये अध्ययन और क्या आप कुछ पहलू उसमें शामिल कर रहे हैं? देखिए, मैंने शुरुआत तो की थी, भले लिखित में आदेश मुझे आदि मिला है और इसमें किस तरह से इस राज्य में आर्थिक स्थिति को नए स्रोतों के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है और विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि आज जो 1.5 लाख के आसपास लोग रिवर्स माइग्रेशन करके आए हैं, उन लोगों को किस तरह से उत्तराखंड में आने के बाद यहाँ पर स्वरोजगार के माध्यम से पलायन करने से रोका जाए, इस पर बहुत गंभीरता से मंथन किया जाने की आवश्यकता है। मेरे पे उद्योग जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के जो तमाम एसोसिएशन हैं, उनके पदाधिकारियों से भी मेरी वार्ता हुई है कि उनकी भी काफ़ी शिकायत जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो हर चीज़ में समन्वय बना के किस तरह किस वर्ग को क्या फ़ायदा दिया जा सकता है और सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाकर जो सोशल सेक्टर के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी निरंतरता बनाई रखी जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं 18,000 करोड़ का हमारा टोटल राजस्व प्राप्ति है और कोरोना के कारण तकरीबन सभी सेक्टर्स में शून्यता की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में सोशल सेक्टर प्रभावित न हो, जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर लगातार और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। नया रोजगार सृजन के साधन ढूंढने पड़ेंगे। आपको लगता है कि ये तकरीबन 1,65,000 तो अभी आवेदन कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, तो ये क्या लोग परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं या क्या अभी इस तरह का कुछ फीडबैक आ रहा है या केवल अभी कुछ समय के लिए फॉर टाइम बीइंग यहाँ आ रहे हैं फिर वापस जाएंगे? मैं समझता हूँ 60-65% लोग तो जिनके व्यवसाय बाहर हैं, जिनके नौकरियाँ बाहर हैं, वो लोग तो मैं समझता हूँ सामान्य स्थिति होने के बाद नौकरियों में जाएंगे। लेकिन इसमें तकरीबन 40% लोग जिनका रोजगार खत्म हो गया, जिनका रोजगार छिन गया, और खासकर होटल इंडस्ट्री में पहाड़ का आदमी बहुत ज़्यादा है और होटल इंडस्ट्री की जो संभावना दिख रही है वो अगले 1-1.5 साल तक होटल इंडस्ट्री के खड़े होने की संभावना दिखती नहीं है। तो इन लोगों को यहाँ पर इनके स्किल को डेवलप करके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत उनकी ट्रेनिंग करा करके स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे मैंने आपसे बता रहा हूँ कि हम लोग एरोमेटिक फार्मिंग पर एक मॉडल बनाने के मैंने निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हम बंजर भूमि को उपयोग में ला करके, क्योंकि बंजर भूमि में सघन खेती में जो है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है और बंजर भूमि पे इसका उत्पादन हो जाता है, तो इससे किस तरह से नौजवानों को जोड़कर हम जड़ी बूटी और सघन खेती के माध्यम से उनको किस तरह से रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर एक मॉडल बनने जा रहा है। उसी मॉडल के हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें एक सवाल उठता है कि जैसे हम उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर बहुत जो हमारी जो ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत बनाता था, सर्विस सेक्टर इस समय तो बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, कमर टूट गई है एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्या ऑप्शनल तौर पर अब हम कृषि और माइक्रो एग्रीकल्चर और बागबानी इस सेक्टर पर हम जोर दे सकते हैं जो हमारा एक वैकल्पिक बन सकता है सर्विस सेक्टर के हिसाब से? यही तो आपको कहा कि इसी पर फोकस करने का हमारा विचार है कि हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ साथ सघन खेती, क्योंकि सघन खेती को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाता और बंजर इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है। तो जो बंजर पड़े खेत हैं उनके लिए ज़्यादातर इस समय जब लोग गाँव छोड़ के चले गए थे, जो आप देखा 1008 गाँव घोष विलेज हुए थे, तो उनमें जमीन बंजर पड़ी है। इसीलिए हम लोगों ने लीज फार्मिंग को भी अलाउ किया था कि जो लोग अपनी ज़मीन को लीज पे दे सकते हैं। तो ये नौजवान आकर के इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ खेती के माध्यम से और खासकर बागवानी सेक्टर में और सघन खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। यानी जो सर्विस सेक्टर कमज़ोर पड़ रहा है इस कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में, तो कहीं ना कहीं उसके विकल्प के रूप में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर बागबानी का सेक्टर है, उससे लोगों को जोड़ने की कोशिश सरकार की है। बहरहाल अभी कमेटी अध्ययन करेगी और उस कमेटी के अध्ययन में क्या कुछ और विस्तार से निकल करके आता है ये देखना होगा। अपने सहयोगी विवेक के साथ में फ़हीम तनहा, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। वहीं राज्य की मौजूदा हालात पर अध्ययन
मंत्रिमंडलीय कमेटी ने ये काम भी शुरू कर दिया है। आर्थिक स्थिति को लेकर डेटा संकलित करना भी शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच एक और खबर, त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों के लिए आयुष्मान योजना लागू की है। कर्मचारी संगठनों ने त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसले की सराहना की। कर्मचारियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नाम से योजना लागू की गई। देश भर में 22,000 अस्पतालों में अनलिमिटेड इलाज की सुविधा अब मिल सकेगी। सरकारी अस्पताल में ही रेफर करने की बाध्यता अब नहीं रहेगी, लेकिन कर्मचारी और पेंशनरों को 250 रुपये से 1,000 रुपये हर महीने चुकाने होंगे इस सुविधा को लेने के लिए। त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों के लिए यह सौगात दी है। राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अब आयुष्मान योजना लागू कर दी गई। कर्मचारी संगठनों ने त्रिवेंद्र रावत सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की। वहीं राज्य की गायिका ने पूर्व आईएएस अधिकारी पर आरोप लगाया है। गायिका ने फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत की है। डीजी कानून व्यवस्था को गायिका की तरफ से शिकायत भेजी गई और शिकायत के साथ साथ रिटायर्ड आईएएस पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। रिटायर्ड आईएएस पर अश्लील मजाक करने पर कार्रवाई की मांग गायिका की तरफ से की गई। डीजी ने एसएसपी को इस मामले में जांच करने के आदेश निर्देश दे दिए हैं। वहीं रुड़की के टोडा कल्याणपुर नंदा कॉलोनी क्षेत्रों के लोग सेना के क्षेत्रों के रास्ते से शहर में प्रवेश करते हैं। वहीं सेना की ओर से ग्रामीणों को यहां से आने जाने पर अक्सर पाबंदी लगा दी जाती है। ग्रामीणों का रास्ते को लेकर लंबे समय से सेना के साथ विवाद भी चला आ रहा है। कई बार सेना की ओर से रास्तों को बंद कर दिया गया, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद फिर खोला गया। वहीं लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर से रास्ते को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों को रेलवे लाइन के किनारे स्थित एक वैकल्पिक मार्ग से आने जाने की बात कही गई। वहीं ग्रामीणों के अनुसार रेलवे अधिकारी रास्ते को अपना बताकर वहां पर भी लोगों को आने जाने से मना कर रहे हैं। ग्रामीण सेना क्षेत्र सहित रास्ते की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ बंद हुए गेट के बाहर जुट गई। दूसरी ओर से सेना के अधिकारी भी मौके पर आ गए। ग्रामीणों और सेना के लोगों के बीच वहां पर बहस होने लगी और उसके बाद क्या कुछ स्थिति हुई, तस्वीरों में आपके सामने।